नमस्कार मित्रों, हमारा मूल साहित्य है और साहित्य की परिधि में रहकर ही हम सब बातों का उल्लेख कर सकते हैं। और ये परिधि भी इतनी व्यापक है कि इसमें चाहे जितने मर्जी उल्लेख किए जाइए कहीं ये परिधि छोटी होने का नाम नहीं लेती। और आज जबकि हरियाणा अपनी स्थापना के 56वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, ये अकादमी, ये साहित्य अकादमी जिसका संबंध इसी प्रदेश के साहित्य से है, उस वक्त ये है कि इसके साहित्यिक स्वरूप के बारे में भी बहुत सारी कल्पनाएं परिकल्पनाएं सामने आती हैं। और सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि ये हरियाणा का साहित्य इतना विस्तृत है, इतना विशाल कैनवस पर फैला हुआ है कि उसे किसी काल सीमा में, समय सीमा में बांधना भी मुश्किल लगता है। अगर आप सरस्वती के पुनरुद्धार की बात करते हैं, सरस्वती नदी के, तो ये वही नदी है जिसके तटों पर रहकर वेदों की ऋचाएँ रची गई थी। ये वही नदी है। और आप अंदाज़ा अनुमान लगाइए कि वेदों की ऋचाओं में सिर्फ ये नहीं कि अध्यात्म है, उसमें जीवन दर्शन भी है, उसमें ज़िंदगी को जीने की कला जो है उसका भी एक प्रकार से पूरा का पूरा वर्णन है। सिर्फ यह है कि आप उसको एक अधर्म ग्रंथ के रूप में ना देखकर उसे आप कर्म ग्रंथ के रूप में जब देखने की परंपरा डालेंगे, उस चिंतन की दिशा में मुड़ेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो अद्भुत है। मित्रों, उससे भी पहले चले जाइए वेदव्यास। वेदव्यास ने इसी धरती पर महाभारत जैसा महाकाव्य रचा। वेदव्यास के बारे में सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वेदव्यास उसी महाभारत काल के प्रत्यक्षदर्शी भी थे। एक प्रत्यक्षदर्शी साहित्य की परिकल्पनाओं में एक कथा को कैसे पिरोता है, ये कला देखनी हो साहित्य की दुनिया में, तो ये आपको वेदव्यास में नज़र आएगी। और मित्रों, परंपराएं वहाँ समाप्त नहीं हो जाती। गीता की परंपरा देख लीजिए। गीता का जो पूरा का पूरी जो प्रस्तुति है, आप किंवदंतियों में विश्वास करें या ना करें, कहीं तो मन को टिकाना पड़ेगा आपको। भाई, जब एक दर्शन आपके सामने गीता के रूप में, श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रस्तुत हुआ है और आपके पास उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई तर्क भी नहीं है, वो आपकी आस्थाओं से भी जुड़ा है, तार्किक परिणतियों से भी जुड़ा हुआ है, वो 6 के 6 दर्शनों से भी जुड़ा हुआ है। फिलॉसफीज़ जो 6 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में, उन सब का निरूपण उसमें हुआ है। तो आप इस बात को कैसे नकारेंगे कि एक वृक्ष के नीचे, ज्योतिसर में एक वट वृक्ष के नीचे कृष्ण ने खड़े होकर अर्जुन को कर्म का जो महत्व है वो समझाया था। अर्जुन जो मोहग्रस्त था, अर्जुन जो निर्णय नहीं ले पा रहा था कि मेरे अपने, भले ही वो अन्याय के मार्ग पर हैं, मैं उनको नष्ट करने के लिए बीड़ा कैसे उठाऊं, कैसे संकल्पबद्ध हो जाऊं। तो ये सारी चीज़ें जो है मित्रों, ये फिलॉसफी दर्शन तो लंबा है। मैं सिर्फ एक प्रदेश का महत्व जो है साहित्यिक दृष्टि से वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गीता यहीं रची गई और जिस स्थान पर कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, उसी ज्योतिसर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, अर्थात उसी एम्बियंस में, उसी वातावरण में, वह स्थल भी है जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने उत्तर भारत में अपना पहला प्रवचन दिया था। और ये स्थल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जहाँ पर वर्तमान स्थित है, उसकी पृष्ठभूमि में एक बौद्ध विहार के जो ध्वस्त बौद्ध विहार के जो चिन्ह, जो स्मृतियाँ जो वहाँ पर मिलती हैं, वो इस बात की पुष्टि करती हैं कि यही वो स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध आए थे। और उनका, गौतम बुद्ध का जो इतिहास है वो इस बात की पुष्टि करता है कि उत्तर भारत में पहला प्रवचन गौतम ने यहीं पर दिया था। और गौतम वहाँ तक सीमित नहीं रहे। गौतम आसपास के यमुनानगर और बहुत सारे क्षेत्र आसपास के सुग है और कई ऐसे स्थान हैं जहाँ गौतम घूमे, और जहाँ भी गए वहाँ श्रवण विहार बनते गए। और श्रवण विहारों ने उस समय एक नई सामाजिक चेतना जो है उसको प्रस्तुत किया। और उस प्रकार उसके बाद लिखने का जो कार्यक्रम है ये निरंतर चलता रहा। लेखन कलम कभी नहीं रुकी हरियाणा में, चाहे वो बाण भट्ट की कलम हो हर्षचरित के माध्यम से, या कालांतर में जाकर महाकवि सूरदास की कलम, जिसने 1 लाख पदों से
अपने ग्रंथ की सूर सागर की रचना की। 1,00,000 पद। मैं कई बार सोचता हूँ मित्रों कि 1,00,000 का मतलब ये होता है कि वर्ष में 365 दिन होते हैं। आप गणित के हिसाब से भी चलेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। इसका मतलब वो इतना लेखन में और शब्दों में बांधने को, अनुभूतियों को शब्दों में बांधने की कला में हमारे सूरदास इतने पारंगत थे कि वो निरंतर चिंतन और निरंतर लेखन के कार्य में लगे रहते थे। यद्यपि उनके लेखन के बारे में ये ज़रूर कहा जाता है कि वो जब जन्मांध मान लें उनको तो उन्होंने लिखा कैसे, लेकिन उस समय मौखिक परंपरा थी और मौखिक परंपरा में जब भी कोई संत या महाकवि कुछ भी रागबद्ध रूप से चर्चा करता है तो उसको उसके बाद उसके शिष्य जो हैं वो लिपिबद्ध कर लेते हैं। ये परंपरा चली आ रही है और उसके बाद मित्रों ये थमा नहीं। ये यात्रा आजकल आधुनिक काल तक आई। हमारे ही इसी परिवेश में माधव प्रसाद मिश्र हुए, इसी परिवेश में बाबू गुलाब राय एम.ए. हुए, इसी परिवेश में विष्णु प्रभाकर ने आकर भी लिखा। हिसार में वो नौकरी करते थे हरियाणा सरकार के एक कार्यालय में। इसी परिवेश में बाबू बालमुकुंद गुप्त जैसे सृष्टा जो है वो यहाँ इसी धरती पर पैदा हुए और उसके बाद वो कलकत्ता के कलकत्ता स्थित देश के सबसे बड़े समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र के प्रधान संपादक बने। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि लोक संस्कृति में भी इतने ज़्यादा नीतिपरक रागनियाँ और बहुत सारे पदावलियाँ हरियाणवी भाषा में भी लिखी गई जिनको पूरी तरह से एक प्रकार से लड़ीबद्ध करना, उनको पूरी तरह से उनकी प्रस्तुति करना भी कई बार मुश्किल लगता है। तो इतना विशाल एक परंपरा रही है लेखन की जो आरंभ हुआ था जिसका वैदिक ऋषियों से और वो पंडित लक्ष्मीचंद तक और उसके बाद भी लगातार निरंतर चली आ रही है। तो मित्रों ऐसी प्रतिभा वाले क्षेत्र की धरती में कितनी ज़्यादा एक प्रकार से भावोत्पादकता और विचारोत्पादकता और लेखन की सामर्थ्य, सृजन की सामर्थ्य रही होगी और आगे संभावनाएं भी उज्जवल हैं। बहुत सारे ऐसे लेखक हुए जो आज हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन देश भर में वो चर्चा का केंद्र रहे हैं, चाहे स्वदेश दीपक हों, चाहे राकेश वत्स हों और चाहे अन्य लोग हों, और ये क्रम जारी है। मित्रों इन्हीं शब्दों के साथ आज उसी धरा को भी नमन कर लेते हैं जिस धरा पर हरियाणा के नाम से एक प्रदेश का गठन आज से 55 वर्ष पूर्व हुआ था। और एक उस वक्त ये गठन जब हुआ था मित्रों तब ये बहुत ही पिछड़ा हुआ था। तब इस क्षेत्र में ना पुरातत्व के शोध पर महत्व था, शोध पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था, सिवाय सरस्वती पर विदेशी विद्वानों ने अन्य किसी चीज़ों पर अन्य सारे जो हमारे जो विशेष उल्लेख आज होते हैं उन पर उस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं गया। अब राखीगढ़ी हमारे सामने हमारी समृद्ध विरासत की गवाह बनकर हमारे सामने आई है। अब राखीगढ़ी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे केंद्र हमने खोज निकाले हैं जो सीधे रूप में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं और कुछ एक तो उसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी ज़्यादा पुरानी हैं। हमारी विरासत भी समृद्ध रही है, यहाँ की धरती समृद्ध रही है, यहाँ के एम्बियंस, यहाँ का वातावरण, यहाँ की आबो हवा वो भी समृद्धि, वैचारिक समृद्धि की गवाह रही है। तो मित्रों ऐसे प्रदेश को जहाँ सृजन की बयार अनवरत रूप से लंबी अवधि से निरंतर बहती रही हो उसको नमन और उसके लिए हार्दिक ये शुभकामनाएं हमें करनी ही होंगी कि आने वाले समय में यही प्रदेश समूचे भारत के भारतीय साहित्य में कुछ अनूठे मानदंड और कुछ अनूठी प्रस्तुतियां देगा, बिल्कुल उसी रूप में जैसे बंगाल के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कदम कदम पर आपको जो सृजन की जो बहुत सारी अनुभूतियां हैं सृजनशीलता की, वो आपको बिखरी हुई दिखाई देती हैं। और आज हरियाणा आकार में छोटा होने के बावजूद भी अपनी उपलब्धियों के बल पर सृजनशीलता और साहित्य की संरचना के क्षेत्र में और अपनी धरोहर की सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे निकलने वाला है। धन्यवाद मित्रों।